टर्न पर पीएम मोदी कर रहे हैं समीक्षा बैठक, सीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, 12 राज्यों में मिले डेल्टा के 50% मामले, धीरे धीरे बढ़ रहा खतरा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने 2 निजी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। राजधानी पटना में दिल्ली से भी महंगा हुआ पेट्रोल, 100 के पार पहुंची कीमत, बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और मैं हूं पूजा वर्मा। और खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से पीएम मोदी वर्चुअली विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं। बता दें कि अयोध्या को दुनिया में धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए लगातार अयोध्या के विकास का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। तो अयोध्या का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो सुबह 11 बजे से पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं और कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं और अयोध्या को दुनिया में धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की जो कोशिश है वो जारी है और इसको लेकर लगातार अयोध्या के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से विकास के कार्यों को पूरी तरीके से जो रास्ता दिखाया जाएगा, एक मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से जो कार्य है वो किया जाएगा ताकि जो पर्यटन केंद्र बनाने का जो मकसद है उसको अच्छी तरीके से किया जा सके। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े हैं लाइव पे। राजेश जी, अयोध्या को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही ये मीटिंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो शुरू से अयोध्या को लेकर और भगवान श्री राम को लेकर उनकी मुहिम चलती रही है और उनका कार्यक्रम चलता रहा है। और जब से सरकार आई है तब से केंद्र सरकार पर एक दबाव था कि अयोध्या को लेकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तो उस सिलसिले में तो बात आगे बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आ गया। अब प्लान ये है कि कैसे अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए और इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री से पहले भी मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार मीटिंग कर चुके हैं अयोध्या के विकास को लेकर। अयोध्या कैसे पर्यटन के मानचित्र पर आए इसको लेकर लगातार बातें हुई हैं। आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में जो डेवलपमेंट को लेकर अयोध्या को कैसे विकसित किया जाए उसको लेकर उसकी पूरी प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री के बीच रखी जाएगी। प्रधानमंत्री इस पूरे प्रस्तुतिकरण को वो देखेंगे और समझेंगे और उन्हें यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि रोड का कैसे विकास होगा, ड्रेनेज सिस्टम कैसे बेहतर किया जाएगा, इसको फ्लाइट लोकेशन से कैसे जोड़ा जाए, तमाम स्थितियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर और भी कुछ जो संभावनाएं हैं वो तमाम संभावनाएं तलाशी जाएंगी ताकि एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में अयोध्या को डेवलप किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर अयोध्या और मथुरा जो धार्मिक स्थल है, 2 अहम धार्मिक स्थल माने जाते हैं और ये एजेंडा में रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार जब नहीं थी बीजेपी की तब भी शुरू से अयोध्या को लेकर उसका संघर्ष जारी रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो अब जब सरकार है तो सरकार पर एक बड़ा दबाव है, स्टेट में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो इसको लेकर एक जन दबाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और खुद मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री लगातार अयोध्या को लेकर आप काफी सचेत रहे हैं और कई बार उन्होंने कहा भी है कि अयोध्या में एक बड़ा हेरिटेज सेंटर भी बनने जा रहा है और साथ ही साथ अयोध्या में राम की एक भव्य मूर्ति बनाने की भी बात की जा रही है, उस पर भी काम होगा। उससे पहले आपको बता दें कि जब योगी आदित्यनाथ ने जो मीटिंग की थी उसमें वहां के ड्रेनेज सिस्टम, वहां के बस अड्डे और वहां की शहर का जो यातायात है, इन तमाम स्थितियों को लेकर तकरीबन 400 करोड़ का उस वक्त भी फंड देने की बात की गई थी और उसमें काम भी शुरू हो गया और काम चल भी रहा है।
लेकिन इन तमाम स्थिति को देखते हुए आज की जो बैठक होने जा रही है वो सबसे अहम बैठक होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पूरे इस प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद अयोध्या को आधुनिक अयोध्या बनाने की कोशिश, उसमें एक चीज और भी है, आपको बता देते हैं शर्मिला, कि ये जो डेवलपमेंट होगा उसमें जो मूल अयोध्या है उसे ज्यादा आप कह सकते हैं उसे बहुत ज्यादा साइड लाइन नहीं किया जाएगा। वो जो डेवलपमेंट होगा उसमें मूल अयोध्या है उसकी भी झांकी साथ साथ देखने की कोशिश की जाएगी और दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो अयोध्या का जो मूल है, जो जड़ है, जो संदेश है अयोध्या को लेकर जो लोगों के मन में धारणा है वो कहीं अलग ना हो जाए। तो ये तमाम स्थितियां हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री के भी कुछ बयान आएंगे या प्रधानमंत्री के भी कुछ संबोधन होंगे, और नहीं तो कम से कम प्रेस रिलीज तो जरूर जारी किया जाएगा ताकि ये पता चले कि सरकार अयोध्या को लेकर क्या सोच रही है। खासकर देखिए प्रधानमंत्री का जो बयान आज ज्यादा उम्मीद है कि बयान आना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे मौके को कभी भी अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अयोध्या को लेकर अपनी बात कहेंगे तो एक तो सरकार की जो सोच है वो जनता के बीच में जाएगी, दूसरा अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके आज के बैठक को देखा जाए तो इस बैठक के बाद आप देखिए अगले साल ही वहां पे चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के एजेंडे में एक अहम अयोध्या का जो डेवलपमेंट इशू है अहम मुद्दा है, और उसको लेकर आज जो बैठक होने वाली है वो आगे आने वाले दिनों में कई स्थिति और प्रस्तुति, कई सियासी समीकरण भी देखने को मिलेगा, और उनका जो अपना वोट बैंक है, जो कैडर वोट बैंक है, उसको भी प्राथमिकता पर देखते हुए प्रधानमंत्री का भी बयान आ सकता है। शर्मिला, राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक को लेकर जो विपक्ष है उसकी भी निगाहें पूरी इस पर बनी हुई है कि क्या कुछ इसमें बातें होती हैं, और जिस तरीके से अयोध्या का जो मसला है वो एक राजनीतिक मसला भी बनकर रह गया था, कई विपक्षी पार्टी इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े करती है और इस पर तू मैं भी कई बार चल रही है, तो विपक्ष भी पूरी नजरें बैठाई हुई है इसको लेकर के कि क्या कुछ इस मीटिंग के बाद बातें निकलकर सामने आएंगी। नहीं, सत्ता पक्ष के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ विपक्ष के लिए भी अहम है, क्योंकि वहां से अगर कुछ भी बयान आता है बाहर और वहां के कुछ भी कार्यकलाप जो आज प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद जो बाहर में मैसेज जाएगा उस पर विपक्ष की पूरी निगाह है, क्योंकि अगर सत्ताधारी दल के लिए अयोध्या अहम है तो विपक्ष के लिए भी बहुत अहम है, सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, साथ ही साथ जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी भी निगाह है इस बैठक को लेकर। इसके अलावे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी भी निगाह है कि अयोध्या को लेकर किस तरह का डेवलपमेंट का जो खाका खींचा जाना है सरकार के द्वारा वो क्या होगा, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद जो वहां जो जमीन दी गई है मुस्लिम समुदाय वालों को उनके लिए क्या विशेष होगा, वो जो डेवलपमेंट का जो खाका खींचा जाएगा उस नक्शे में क्या वो जमीन आएगी, वहां के लोग को कितना प्रभावित करेगा। तो पूरे अयोध्या को लेकर जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस मास्टर प्लान का जो प्रस्तुतिकरण होगा, दरअसल देखिए अयोध्या में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, हर जाति, हर धर्म और हर कौम के लोग हैं। तो अगर अयोध्या का विकास होता है तो निश्चित रूप से अयोध्या के हर नागरिक का विकास होगा, हर लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। तो अगर पर्यटन स्थल पर, पर्यटन के तौर पर अयोध्या का ज्यादा से ज्यादा जितना विकास हो जाए तो आगे आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि एक नया मैसेज जाएगा, और साथ ही साथ सरकार ये कभी भी ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करेगी कि मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो आज जो मास्टर प्लान आने वाला है इस मास्टर प्लान के बाद सबका साथ सबका विकास कितना है इस मास्टर प्लान को भी देखने पर पता चलेगा कि अयोध्या का किस किस सेक्टर में विकास होने जा रहा है, कौन सा तबका इससे प्रभावित होगा, कितना उसका विकास होगा, इस पर भी देख देखिए मानवीय विकास और साथ ही साथ जो वहां पे जो शहरी विकास है इस पर भी नजर रखने की जरूरत है, विपक्ष इस पर नजर रखेगा। विकास भी है, और आपने जिस तरह से कहा कि अयोध्या के विकास की भी यहाँ पे बातचीत हो रही है, राम मंदिर को लेकर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार बहुत एक्टिव है, और ऐसे में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है जहां 400 करोड़ की लागत से एक बस स्टैंड बन रहा है राम मंदिर को लेकर। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से राम मंदिर को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है, और कहीं भी जैसा कि आपने कहा कि पर्यटन स्थल पूरे विश्व के लिए एक पर्यटन का केंद्र बनाना चाहती है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपने स्तर से इस पे निगरानी रख रहे हैं और अपने स्तर से जो तैयारी है उसका जायजा भी ले रहे हैं।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री, मैंने कहा पहले भी कि प्रधानमंत्री कभी भी इस मौके को अपने हाथ से यूं ही जाया जाने नहीं देंगे। आपको याद होगा कि इसी भारतीय सियासत में मात्र 2 सांसद इनके जीत के आया करते थे भारतीय जनता पार्टी, एक आडवाणी जी थे और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन यही राम मंदिर का मुद्दा आज उनको सत्ता में बैठाए हुए, आज पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का अहम एजेंडा रहा है, कोर ग्रुप में जो एजेंडा तय किया जाता है उसमें राम मंदिर का मुद्दा रहा है। और जिस तरह से जनता ने उन्हें सपोर्ट किया और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, पूर्ण बहुमत में सरकार इनकी आई है। और उसके बाद यूपी का जो इलेक्शन होने वाला है अगले साल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाह है। आप देखिए, इस मीटिंग से पहले भी लगातार उठापटक सियासी गणित भागे बैठाए जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक एक वोट बैंक को सेट किया जा रहा है। तो वैसे स्थिति में आज का जो ये बैठक है, इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। राजनीतिक दल जब भी कोई कदम उठाता है तो उसका कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश होती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मास्टर प्लान के जरिए, इस अयोध्या के विकास के जरिए अपने सियासी जो खेल है, उस सियासी जो उनका एजेंडा है, वो एजेंडा भी सेट करने की कोशिश करेगी कि साथ ही साथ एक तरफ विकास भी हो, दूसरी तरफ उनका वोट बैंक का कितना विकास हो, यह भी उनके फोकस में होगा। क्योंकि जब तक इनका वोट बैंक का विकास नहीं होगा तब तक इनके एजेंडे कारगर नहीं हो सकते और वो जमीन पे नहीं आए। ये बात योगी आदित्यनाथ को भी पता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है। राजेश जी, अब देखना यह है कि आज की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल यहां हम आपको रोकना चाहेंगे और सीधा रुख करेंगे अब हम मुंबई का, जहां मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। धन शोधन रोकथाम कानून यानी PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर पर छापा मारा था और इसी कार्रवाई के दौरान देर रात ईडी ने अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और PS संजीव पलांडे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि देर रात दोनों का मेडिकल भी कराया गया और दोनों को सुबह PMLA कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो लगातार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक जुड़े हुए हैं राजेश कुमार। राजेश जी, जिस तरह से छापेमारी हुई है, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ठिकानों पर जो पूर्व मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ऐसे अनिल देशमुख की तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल, अनिल देशमुख की तो मुश्किल बढ़ी ही बढ़ी है, साथ ही साथ जो वहां की जो सरकार है उसकी भी मुश्किल बढ़ी है। और आगे आने वाले दिनों में इस ईडी के छापेमारी के बाद जो कई अहम राज हैं और भी खुलकर बाहर आने वाले हैं। सिर्फ अनिल देशमुख नहीं है, कई और भी नाम हैं, बड़े ऐसे शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, उनके भी नाम आएंगे। और इस पूरे मामले में वही जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी कई घेरे में हैं, कई ईडी के निशाने पे हैं, कई इनकम टैक्स के निशाने पर हैं, सीबीआई के निशाने पर हैं। तमाम लोग जो हैं इस वक्त, तमाम जांच एजेंसियां हैं उनके निशाने पे हैं। और इसका असर सिर्फ उनके राजनीतिक कैरियर पे नहीं पड़ने वाला है, इनका असर जो है वहां की जो सत्ताधारी दल है, जो पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना की पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर एनसीपी की जो पार्टी है, जो सब मिलकर लोगों ने सरकार चला रखा है, उस पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ इससे एक बात तो तय हो गया, वो तय ये हो गया कि किस तरह से सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं जो अपने पावर का सदुपयोग आप नहीं कर सकते, दुरुपयोग करती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते तो कई बार ये बयान सियासी गलियारे में तैरता था कि सीबीआई जो है सत्ताधारी पार्टी की तोता है। बिल्कुल। तो आज जो हालात यहां बनने जा रहा है, तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो इतना तो तय है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं अपने फायदे के अनुसार इसका इस्तेमाल करती रही है। लेकिन अब जो ईडी की छापेमारी हुई है और इसमें अनिल देशमुख की जो मुश्किलें बढ़ी हैं, इसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में कुछ और जो नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं वो भी बेनकाब होंगे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इस छापेमारी के साथ साथ
मुंबई में जो बैठी हुई सरकार है, महाराष्ट्र में जो बैठी हुई सरकार है, उनके पेशानी पे भी बल आ गया है। उन्हें भी अब चिंता होने लगी। उनकी भी साख की कसरत एक बड़ी चुनौती है कि अब उनके साख पर भी बट्टा लग रहा है। उन्हें भी जवाब देना होगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है, कैसे इतना बड़ा खेल खेला गया, और फिर सरकार अपने आप को कैसे कह रही है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, हम पाक साफ है। तो ये कई अहम सवाल हैं। इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को देना होगा, वहां की सरकार को। जी, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे और बात अब सीधे राजधानी पटना की कर लेते हैं। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर से ज्यादा हो गई है। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। शनिवार सुबह 6 बजे से कीमत में 34 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है और यह 99.80 रुपए से बढ़कर 100.14 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके साथ ही हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई और जयपुर के साथ पटना में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। यहां पेट्रोल चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता से भी महंगा है। जून में पटना की पेट्रोल कीमतों में 14 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इस पर हमारे साथ राजेश जी अभी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पेट्रोल की जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और इसको लेकर जहां एक तरफ आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है, वही दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जो है वो भी लगातार हमलावर है। देखिए, ये अगर थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजे में अगर कहा जाए तो इसे आप अच्छे दिन कह सकते हैं। जिस अच्छे दिन का लालच, प्रलोभन और लोक लुभावन वादा करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो यही अच्छे दिन है ना कि पेट्रोल की कीमत आज 100 के पार पहुंच गई, सरसों तेल की कीमत 150 से ऊपर लीटर हो गई। तो इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। हाँ, अच्छे दिन आए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके अच्छे दिन आए, सत्ता में जो बैठी हुई पार्टियां हैं उनके अच्छे दिन आए। लेकिन आज जो आम जनता है, हम आप जैसे जो लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमत कम होगी तो फिर देश में जो हमारी तेल की कीमत है वो 100 के पार पहुंच जाएगा। अब तक के भारतीय अर्थव्यवस्था का या फिर महंगाई का जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत का जो इतिहास रहा है, ये पहला ऐसा मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही हैं, वहां पे कोई खरीदार नहीं है, लेकिन भारत में इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। बगल में आप पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, नेपाल चले जाएं, तेल की कीमत लगातार कम है। वहां 100 रुपए लीटर नहीं है। लेकिन भारत सरकार जो है, जब इनसे सवाल पूछिएगा, इनके मंत्रियों से सवाल पूछिएगा, तो ये कहेंगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये विकास हो रहा है और ये अच्छे दिन आ रहे हैं। और वो एक तर्क और भी देते हैं कि देखिए, अगर ज्यादा विकास करना है तो थोड़ी तो समझौता करनी होगी। पता नहीं है कौन सी समझौता है, कैसी समझौता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी तेल कीमत कम हुई है तो फिर आप क्यों बढ़ा रहे हैं। देश में अगर हम बात कर ले विकास की, तो जब चुनाव आते हैं तो ये वादे किए जाते हैं कि रोजगार देंगे, किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। और यहाँ पर तो जो स्थिति है बिल्कुल सबके सामने जग जाहिर है, उलट है स्थिति। रोजगार नहीं है और महंगाई चरम पर है और वादे किए जाते हैं और उसपे से महामारी की मार, और वादे किए जाते हैं कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, हमारे देश का एक एक युवा को रोजगार दिया जाएगा। ये वो वादे हैं और उसपे से महंगाई चरम पर है। कैसे करेगी जनता अपना पोषण, ये बड़ा सवाल है और सरकार को दिख नहीं रहा है। राजेश जी, देखिए, सरकार की ये तमाम दावे पूरी तरह से खोखले साबित हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो अभी केंद्र की जो सरकार है, जो ये कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, कहां है रोजगार साहब। आपने कहा था कि हर सांसद एक एक गांव को गोद लेगा, कहां है वो गोद लिया हुआ गांव। प्रधानमंत्री खुद बताए ना, जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है वो कितने गांव को उन्होंने गोद लिया और उसकी क्या स्थिति है। रोजगार का मसला वही है। आप कहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल जो है 1 करोड़ को रोजगार देंगे। कहां रोजगार आपने दिया। रोजगार के नाम पे आप कह रहे हैं पकौड़ा तलो। तो ये जो सरकार है, ये इनके कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है सर। कोरोना काल में इनकी स्थिति पूरी तरह से खुल गई। इनके सारे दावे के जो पोल थे वो खुल गए। आज की तारीख में सरकार का कोई भी मंत्री दावे के साथ पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कोई भी मंत्री तो बताए कि आखिर ये कैसे 100 रुपए लीटर तेल हो गया, कहां से और कैसे बढ़ गया, और अगर बढ़ गया तो इस पर नियंत्रण कौन करेगा। सिर्फ ये कह देना कि ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो करती हैं। तो आप सरकार, आप काहे के लिए हैं, आप किस लिए बैठे हैं। ये स्थिति तो पहले भी थी ना। हम लोग को याद है, पहले 64 रुपए 65 रुपए तेल हुआ करता था। वो उस वक्त होता था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत आज से ज्यादा हुआ करती थी।
और आज जो है तेल की कीमत कम है और यहां ज्यादा है। तो ना रोजगार के मसले पर यह सरकार विफल रही है, पलायन के मसले पर विफल रही है, निवेश के मसले पर विफल रही है, हेल्थ के सेक्टर में विफल है, स्वास्थ्य के सेक्टर में विफल है। यह सरकार 110% विफल है सर। यह पूरी तरह से इन्होंने सिर्फ एक ब्रांडिंग की है, मीडिया मैनेजमेंट है इनका। आप धरातल पे तो आइए, हम सब जमीन पे तो हैं, हम तो जा रहे हैं रोज सामान खरीदने के लिए। बताएं वो कैसे महंगाई के कम है, बताएंगे ना। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे जब सवाल कीजिएगा तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, फिर कहने लगे कि नेहरू जी तेल की कीमत बढ़ा दे रहे हैं। बिहार की सरकार से पूछेगा तो कहेंगे कि लालू जी बढ़ा रहे हैं। ये सवाल इनसे कीजिए महंगाई की तो जवाब देंगे चाइना का, सवाल कीजिए रोजगार का तो जवाब देंगे पाकिस्तान का। तो ये पूरी तरह से इनकी पूरी सरकार, इनका पूरा मंत्रिमंडल आप यूं कहें सिर्फ खोखले और टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं ना, वही करने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में देश के हालात और अर्थव्यवस्था जो है कमजोर है। कहते थे ना कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। बिल्कुल यूट्यूब पे भाषण है सर, कहां है विकास तो साफ तौर पे दिख रहा है। और अब काम हमारा नहीं, काम सरकार का है कि किस तरह से वो विकास को बढ़ाते हैं या विकास के स्तर को जिस तरह से घटाया जा रहा है वो ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। और देश के 12 राज्यों यानी महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अन्य 3 राज्यों में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 50% मामले सामने आए हैं। 35 राज्यों के 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुका है, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। और इन राज्यों में 49 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसे सरकार ने हाल ही में गंभीर वेरिएंट के रूप में घोषित किया था। तो पहले कोरोना की मार, उसके बाद अब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की मार। तो ऐसे में लोगों को जरूरी है कि सावधानी बरतें और जो सरकार है अब इसको भी लेकर के जो सतर्कता है वो बरतने की कोशिश कर रही है। हालांकि दूसरी लहर जो है वो थम रही है, देश में कोरोना के आंकड़े तो कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा जो है अब डेल्टा वेरिएंट का बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो घरों पर रहे, जिस तरीके से गाइडलाइन दी गई है लोगों को वो पालन करना है और उसी को पालन करते हुए आप अपने आपको भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। और अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और महाराष्ट्र में भी एक शख्स की मौत हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के शिकार हुए शख्स की मौत हो चुकी है और ऐसे में अब लगातार देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय में एक दैनिक अखबार के पत्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें आपको कि इससे पहले भी बेगूसराय में ऐसी घटना सामने आ चुकी है। बिल्कुल, तो खबर बेगूसराय की है जहां मॉब लिंचिंग का पत्रकार शिकार हो गए। बता दें कि पत्रकार पर हमला कर दिया गया और इससे पहले भी इस तरह की घटना बेगूसराय में सामने आ चुकी है और अब जो पीड़ित है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। डिजिटल पत्रकारिता जिस तरह से घर घर छा गया है, भ्रष्टाचारियों और दलालों में इस चीज़ का दहशत है, किंतु ऊपरी अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलने से इनकी जो बाँछें हैं इस प्रकार खिल गई है कि बार बार पत्रकारों पर हमला तक कर देते हैं। बात बेगूसराय जिले के बलिया नगर पंचायत की है, जहां वार्ड नंबर 9 के डीलर के खिलाफ बार बार सूचना मिल रहा था कि वो अवैध वसूली करता है। 26 मई को एक वीडियो भी मिला जिसमें वो अवैध वसूली कर रहा है। जब वहां जाकर के आम पब्लिक से पूछा गया तो सबने इस चीज़ की सत्यता जाहिर की कि वो अवैध वसूली करता है और इसका खबर संकलित किया गया। हद तब हो गया जब उस डीलर ने अवैध रूप से एक पब्लिक पार्टीशन बना करके डीएम साहब को दे दिया और जिला सूचना अधिकारी को भी इसका प्रतिलिपि भेज दी। फिर भी इतना होने के बाद भी जिला अधिकारी महोदय और जिला सूचना अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, उस खबर की सत्ता नहीं ली गई और उल्टे सिर्फ बात को रफा दफा करने के लिए बेगूसराय टुडे के जिस चैनल ने इतनी जहमत उठाई और उस खबर को चलाने की हिम्मत की, उसको दबाने के लिए या एक भाव दिखाने के लिए एक छोटी सी कार्रवाई कर एक सूचना लेकर के और इस दबाव को दबा दिया।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बेगूसराय से जीवेश जुड़ चुके हैं। जीवेश, क्या पूरा मामला है? आखिर पत्रकार की पिटाई क्यों की गई? दरअसल बेगूसराय में लगातार 2 महीने में तकरीबन इस ढंग की घटनाएं सामने आई है। 2 जगह से, एक तेरिया बरियारपुर क्षेत्र से, एक बलिया क्षेत्र से जी। दोनों जगह एक ही विषय आ रहा है कि पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और पत्रकार को कोई दबाव नहीं होनी चाहिए कि चौथा स्तंभ होता है वो निष्पक्ष खबर चलाता है। और ऐसे में सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी ख्वाहिश रहती है, उनकी तमन्ना रहती है कि उनका कवरेज उनके मन अनुकूल चले। और इस चीज का जब पत्रकार विरोध करते हैं तो ऐसे में मॉब लिंचिंग जैसी घटना सामने आती है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है अब वो बड़ा ही मर्माहित है। और इस चीज का बेगूसराय में काफी आम लोगों में ही नहीं, पत्रकार खेमे में भी काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया जीवेश। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी पटना की। महज 4 घंटे की बारिश ने राजधानी पटना में सरकार की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम के आवास भी पानी में डूब गया और यह स्थिति है तब जब राजधानी पटना में बाढ़ की लगातार तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नगर निगम भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और यह स्थिति है राजधानी पटना की। महज 4 घंटे की बारिश ने पूरी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी और इससे पूरे में करीब 4 घंटे बारिश हुई, जिसके बाद जो जलजमाव हुआ उसकी स्थिति आप यहाँ पर देख लें कि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का घर है। बिहार की मुख्यमंत्री भी हैं और साथ साथ ये तस्वीरें देखें कि कैसे 4 घंटे के बारिश में क्या स्थिति हो गई है। जो जलजमाव हो गया है उप मुख्यमंत्री के आवास पर वो देखने लायक है, क्योंकि हम देखिए पानी कितना है, करीब घुटने भर यहाँ पानी जमा हुआ है। सरकारी आवास है, पानी निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। देख लीजिए कितना ज़्यादा पानी जमा हुआ है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि कितना भी बारिश हो जाए हम 4 घंटे के अंदर राजधानी पटना का सारा पानी निकालने में सक्षम है। दूसरी तरफ नगर निगम की भी पोल खुली है और आज देख लीजिए केवल 4 घंटे की बारिश में क्या स्थिति है, क्योंकि 4 घंटे की ही बारिश हुई है। रात में कितनी ज़्यादा बारिश हुई आप देख लें कि जो सारे इलाके हैं वो लग रहा है कि पानी में जलमग्न है, कि जहाज़ का सहारा लेना पड़ सकता है, इतना ज़्यादा पानी आ गया है। करीब घुटने भर से ज़्यादा पानी यहाँ लगा हुआ है। उप मुख्यमंत्री जो है वो अपने आवास पर हैं ज़रूर, लेकिन ये देख लें कि आवास के बाहर की क्या तस्वीरें कि कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। ऐसे में 2 चीज़, एक तो कोरोना का संक्रमण बिहार में ज़रूर कम हुआ है, लेकिन इस पानी और जलजमाव की वजह से जिस तरीके से बिहार में अलग बीमारियां फैल सकती हैं पानी के जलजमाव के कारण। तो पूजा, ये है राजधानी पटना की स्थिति और सरकार की तैयारियों की ये स्थिति है, पोल खोलती नजर आ रही है ये तस्वीर जब डिप्टी सीएम का आवास पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से बिहार में बारिश हो रही थी, मानसून आ गया है, लेकिन ऐसे में सरकार समीक्षा बैठकें कर रही है और ये लोगों को बताया जाता है, पत्रकारों को बताया जाता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन मैं कुछ घंटों की बारिश के बाद जिस तरीके की राजधानी पटना की तस्वीरें सामने आती हैं, बिहार की तस्वीरें सामने आती हैं, उससे सवाल यही उठता है कि शासन की तैयारियां किस तरीके की होती है। नगर निगम की सारे दावे, सारे वादे फिसड्डी तब हो जाते हैं जब सड़कों पर इस तरीके से जलजमाव दिखता है और बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। कई ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को जो जनजीवन है, लोगों का वो ठप हो गया है, लोग परेशान है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से बिल्कुल और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इन्हीं के भरोसे है। तो स्थिति देख लीजिए। और पूजा, वक्त अब हमारे पास नहीं बचा है, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। नमस्कार।